फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। सबसे पहला है उसमें ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑल द अल्कली मेटल्स देयर ऑक्साइड, peroxide and superoxide readily dissolve in water to produce hydroxides which are strongly alkalized। कि जब भी हम क्या इसका मीनिंग कि जो भी अल्कली मेटल है ना उनके ऑक्साइड्स भी हो, चाहे पेरोक्साइड्स हो या सुपर ऑक्साइड हो, वो क्या होगा कि वाटर के साथ ईजिली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और डिजोल्व होने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, इसका मतलब है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होता है। अब देखो, जैसे Na मेटल लिया, वाटर के साथ डिजोल्व किया तो क्या बना दिया, NaOH, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ठीक है, अब ये देखो उन्होंने क्या कहा था, उसकी ऑक्साइड भी, तो Na का ऑक्साइड्स बनाया, ये बनेगा क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाएंगे, NaOH। ठीक है, और एक ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, peroxide एंड सुपर ऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस दे रिएक्ट विद H2O फॉर्मिंग H2O2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली। कई बार क्या होता है कि जब पेरोक्साइड या फिर उनके सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे H2O2 बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, O2 भी रिलीज करते हैं। ये हम कर चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है। अब जैसे देखो Na2O2 है, वाटर के साथ रिएक्ट करा तो फिर ये क्या बना दिया, NaOH, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, H2O2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। ये पेपर में आता है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है और किसकी ज़्यादा। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम Li टू Cs। कि जैसे ही हम ऊपर से क्या है, नीचे जा रहे हैं, Li से Cs की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो बेसिक करैक्टर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है ये अब करेंगे एक्सप्लेनेशन। As we move go down the group, the ionization enthalpy decreases। अब ये हम बात कर चुके हैं कि जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से, तो जो जैसे बॉन्ड होता है मेटल, जैसे LiOH, वो क्या होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। अब देखो Li का तो क्या होगा, ईजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा। CSOH है, उसका क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे क्या दे देंगे वो, CS पॉजिटिव। तो क्या होता है, जैसे CS और OH है, इसमें क्या होगा, ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने पे CS पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। तो क्योंकि नीचे जाते हुए क्या हो रही थी, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही हैलाइड्स की है कि जब अल्कली मेटल है वो कंबाइन होते हैं हेलोजन्स के साथ। ये हम पहले कर चुके हैं, हेलोजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ठीक है, MX। तो अब इसमें ये बताया हुआ है कि जो हैलाइड्स हैं उस वो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HX के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। देखो M2O, HX के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया, MX। जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे होता है Li2O, तो इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HX के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, LiX प्लस H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को फुजान रूल कहते हैं। ये पेपर में पक्का आता है इससे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है कि NaCl और KCl किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो ये सारे इसमें से पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो फजान रूल क्या कहता है, देखो सबसे पहले कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो प्योरली आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे मान लो कोई भी, जैसे NaCl है, ये KCl है, वो क्या है, हम कहते हैं कि वो आयनिक है, पर चाहे वो 90% आयनिक है तो 10% उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही, बट ये मैं एजम्पशन से बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ उसका परसेंट होता है, वो क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है।
ठीक है। तो when a cation approaches an anion, the electron cloud of the ion is attracted towards the cation, hence get distorted. This effect is called polarization. कि देखो जो केटायन होता है ना उसका साइज क्या होता है, कम होता है, किससे, एनायन से, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मान लो केटायन, ठीक है। अब इसका जो एनायन होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, केटायन से, नेगेटिव। तो उन्होंने क्या कहा है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो ये केटायन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल ना होके इसकी क्या हो जाती है, शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ऐसे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी चार्ज डिस्टोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी मतलब इस शेप का डिस्टोर्टेड होना या फिर चेंज होना, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। जब कैटायन एनायन को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से जो एनायन का क्या होगा, ये शेप होगी, वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन, कि जो कैटायन है उसकी कितनी पावर है एनायन को पोलराइज करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी, मतलब कि कितनी टेंडेंसी है आयन की कि ताकि वो क्या हो जाए, डिस्टोर्ट हो जाए, मतलब या फिर पोलराइज्ड हो जाए, उसी को क्या हम कहते हैं, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोवलेंट करैक्टर डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर, कि हमें किसी का बताना है कि किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, किसका कम है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि KCl का कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है या NaCl का, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो पहला फैक्टर होता है, वो होता है साइज ऑफ कैटायन। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर, हैंस लार्जर इज द कोवलेंट करैक्टर। कि अब देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमें किसका देखना है, अब कैटायन का। कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनके। अब नीचे जाते हुए साइज क्या होता है, इन चुके हैं, ठीक है, लिथियम, Na, K, Rb और CS, ये क्या है, हमारे कैटायन। अब देखो नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे जैसे हमने क्या कहा है, साइज बढ़ेगा किसका, कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम। अब देखो जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये छोटा है, अब ये क्या है, बड़ा है थोड़ा सा साइज में, अब ये क्या है, इससे भी बड़ा है, तो क्या होगा, इसका चार्ज तो क्या है, इस यहाँ तक सीमित है ना, ये पूरा फैला तो नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें सारे में पूरे में फैला हुआ है, काफ़ी सारे में फैला हुआ है, अब ये उससे भी ज़्यादा काफ़ी सारे में फैला हुआ है। तो अब ये इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है ना, मतलब इकट्ठे हैं तो ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। अब सारे अलग अलग फैला हुआ है तो ये इतने अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जितना ये छोटे वाला उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। डेट्स वाई जब साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ एनायन। लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द पोलराइजिबिलिटी, लार्जर इज द कोवलेंट करैक्टर। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, एनायन की। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसकी, जैसे IBr, Cl, F। अब देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ रही है, उससे क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आपको होगी इसमें क्या होगा, जैसे छोटा है, नेगेटिव सॉरी, ये इससे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अब देखो ये क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ऐसे फैले होंगे, इसमें दूर दूर तक, तो जो कैटायन होगा छोटे वाला, उसमें क्या होगा कि इसकी ज़्यादा वो होएगी कि इसको अट्रैक्ट कर ली, मतलब ज़्यादा जल्दी से ये क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा, बड़े वाला, जितना बड़ा साइज होगा किसका, एनायन का,
तो यही बताया हुआ है कि जिस साइज बढ़ेगा किसका एनायन का, तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। देखो इसका एक ना फॉर्मूला है याद करने का, SCLA, स्मॉल केटायन और लार्ज एनायन। ठीक है, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, कि अगर स्मॉल केटायन होएगा तब क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और लार्ज एनायन होगा तब कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होएगा। इससे याद कर लेना SCLA। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास कि किसकी बात आती है, चार्ज की, एक और पॉइंट है फिर कराती हूँ इसके बाद, कि चार्ज ऑन एनायन, कि एनायन के ऊपर चार्ज कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो कि हमारे पास तो ये तो सारे क्या थे, चार्ज सेम वाले आ गए थे। अब हमारे पास अगर चार्ज डिफरेंट आ जाए तो हम कैसे पता चलेगा कि कोवलेंट करैक्टर किसका कम है और किसका ज़्यादा। देखो ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन, कि जितना ज़्यादा केटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, किसकी बात हो रही है, केटायन की, तो उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। जैसे मान लो N पॉजिटिव है, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी N पॉजिटिव, यहाँ से निकालेंगे तो Mg क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, और यहाँ से Al 3 पॉजिटिव। यही होते हैं केटायन। अब देखो इसके क्या पास कितने हैं, 1, इसके पास 2, इसमें 3। अब ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोवलेंट करैक्टर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द केटायन। कि देखो जब हम दो केटायन लेके चल रहे हैं, उनका क्या है, सेम साइज हो जाए, ठीक है, और सेम ही चार्ज हो जाए, फिर हम कैसे देखेंगे। अब हमने पीछे तो हमने क्या करा था, एक तो हम साइज पे डिपेंड कर रहे थे और एक किस पे था, चार्ज पे। अब दोनों ही केस सेम हो जाए, मतलब चार्ज भी सेम हो जाए और केटायन भी सेम हो जाए, तो हम क्या किसकी बात करेंगे, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन क्या होती है, कि जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो, मतलब उसकी कन्फिगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। जैसे जिनके पास NS2, NP6 और ND10, यही हो गए ना, 10, 6, 16 और 2, 18, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, पहले ये समझ लो फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी। जैसे Cu पॉजिटिव है, ठीक है, जब हम इसकी कन्फिगरेशन करते हैं, Cu का क्या होता है, 29, ठीक है, 29 होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो अब इसके पास कितने हो गए, 28 हो गया ना, तो अब उसके हिसाब से मैंने क्या कर दी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद मैंने क्या देखा, इसके बैलेंस में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 8 और 10, 18। ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव का करेंगे, तब भी इसके लास्ट में क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेनली 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 जब भी बात हो जाए, मतलब जब भी ये 6 का नाम आ जाए, मतलब उन्हीं का सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या आता है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है इसमें। देखो अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो CuCl है और एक NaCl है, विच इज़ मोर कोवलेंट एंड वाई, कि कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है और क्यों है। अब देखो Cl है, केटायन के बेस पे हम कन्फिगरेशन नहीं कर सकते, इसका चार्ज कितना है, +1। अब इसमें भी क्या है, +1, दोनों का चार्ज भी सेम हो गया। तो किसकी करेंगे अब बात हम, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन की। अब देखो, अब हमने किया था Cu पॉजिटिव का, Cu पॉजिटिव क्या है, ये अटेन करता है लास्ट में मतलब वो वाली नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा कोवलेंट कौन हो जाएगा, CuCl, किससे, NaCl से। यही मैंने लिखा हुआ है, Na पॉजिटिव Cu हैव सेम चार्ज, दैट इज +1, बट Cu पॉजिटिव अटेन द सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन। यहाँ लिख लेना कि कौन सी, ये करके दिखा देना। सो CuCl हैज़ मोर कोवलेंट देन NaCl। ठीक है, अब जैसे मान लो पेपर में आ जाए कि AgCl या NaCl में से किसका ज़्यादा होगा, AuCl आ जाए और KCl आ जाए, तब भी इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 6 बताए हुए हैं किसका, Cu, Zn, Ag, Au, Cd और Hg। ठीक है, ये 6 होते हैं, इसको याद कर लेना।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। मैंने क्या किया यहाँ पे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इनके क्या लिख ली, मतलब जो एलिमेंट्स है वो 2-2 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे तो हे लीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में, यहाँ से उससे टेपू। यहाँ पे देखो जो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, डायगोनल्स, जैसे हम ये स्क्वायर होता है, इसके डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये और ये होते हैं ना, तो इसकी किसके साथ होती है, इसके साथ। ऐसे ही इसकी इसके साथ होती है और इसकी इसके साथ। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। तो लिथियम की किसके साथ हो गई, सेम मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। सेकेंड हमारे पास क्या है, बोथ Li आर क्वाइट हार्ड। देखो सारे के सारे जो अल्कली मेटल्स थे, Na था, K था, वो सारे सॉफ्ट थे। ठीक है, सिर्फ एक Li ऐसा था जो क्या था, हार्ड था। तो Mg में भी ऐसा ही है कि बाकी सारे सॉफ्ट, तो Mg क्या होता है, हार्ड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास LiOH एंड MgOH ट्वाइस क्या है, वीक बेस। मतलब जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। सिर्फ LiOH ही है जो क्या होता है, वीक बेस का काम करता है। और जो सेकंड ग्रुप है उसमें कौन करता है, Mg। द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ Li एंड Mg डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, कि जब इसके हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे LiOH है वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, Li2O में, और वाटर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही MgOH ट्वाइस क्या होता है कि MgO में टूट जाता है और साथ में H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड while all other member of respective group form peroxide and superoxide। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि लिथियम ही एक ऐसा मेटल था, स्मॉल साइज की वजह से क्या कर रहा था, ये मोनोऑक्साइड बना रहा था। बाकी जो मतलब सोडियम वगैरह थे वो क्या बना रहे थे, सुपरऑक्साइड और पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड्स बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम ही एक अकेला मेटल है जो क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड। बाकी सारे क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जैसे Li+O2 क्या बना देंगे, Li2O। ऐसे ही Mg+O2 क्या बना देंगे, MgO। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पॉइंट जो है, बिकॉज ऑफ कोवलेंट करेक्टर LiCl एंड MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, कि जो कोवलेंट करेक्टर है किसका, LiCl का भी होता है और MgCl2, इसकी वजह से दोनों क्या है, सोल्यूबल है किसमें, इथेनॉल में। लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि लिथियम और जो मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स हैं ना, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं। जैसे लिथियम नाइट्रेट, जब हम इसको हीट किया थोड़ा सा भी तो क्या बना दी इसने, बाहर के निकालेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जब मैग्नीशियम का नाइट्रेट है वो भी क्या करेगा, हीट करने पे क्या हो जाता है, MgNO3 के, जब मतलब ये नाइट्रेट था मैग्नीशियम का, वो क्या बना रहा, ये भी क्या हो रहा था, NO2 मतलब तो क्या निकल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी बाहर। मतलब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारा था अल्कली मेटल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारा अल्कली मेटल है वो क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। थैंक यू।